नमस्कार, शर्ट स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र। राय नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में सरे रहा युवती के चेहरे पर ब्लेड से हमला किया गया। हमला करने वाला कोई और नहीं, युवती का पति ही था। नॉर्थ दिल्ली के बुराड़ी थाना इलाके में सरे रहा युवती के चेहरे पर ब्लेड से हमला किया गया। चेहरे पर ब्लेड से हमला कर भाग रहे युवक को पब्लिक ने पकड़ किया पुलिस के हवाले। हमलावर युवती का पति निकला। युवती का बुराड़ी में मेट्रो अस्पताल में इलाज जारी है और आरोपी पति को पुलिस ने ले लिया है हिरासत में। बुराड़ी एरिया के कादी विहार की 22 साल की अर्चना की शादी 2 साल पहले करबला नगर के दीपक के साथ हुई थी। पति पत्नी में झगड़ा रहने लगा और अर्चना से मारपीट होने लगी तो अर्चना कुछ महीने पहले अपने मायके नाथुपुरा के कादी विहार आ गई। अर्चना ने बुराड़ी की तोमर कॉलोनी में एक कंपनी में नौकरी शुरू की। शनिवार शाम अर्चना तोमर कॉलोनी से मेन रोड पर बस से आ रही थी, तभी पीछे से इनके पति आए और कुछ कहासुनी हुई और पति ने अचानक अर्चना के चेहरे पर ब्लेड से हमला कर दिया और चेहरे पर ब्लेड मार दिया। तभी सड़क पर काफी पब्लिक थी और पति दीपक को भागकर पकड़ लिया। आपका चेहरा नाम कुछ नहीं आएगा, आप बताएं। मेरा हस्बैंड है? मेरा हस्बैंड क्यों मारा उसने? बस लड़ाई झगड़ा ऐसे ही। हाँ, तो चेहरे पे चाकू मार दिया। हाँ। सचिन भाई, क्या कुछ हुआ यहाँ पे? आप उस समय वहीं पे थे। हाँ, कितनी उम्र है, क्या हुआ था? मैं अभी अपने किसी काम से यहाँ बुराड़ी चौक पे आया हुआ था, तो मैं जब अपने घर जा रहा था तो जो एक तोमर कॉलोनी के लिए एक ही रास्ता पड़ता चौड़ा रोड पे, इस पे एक लेडीज को एक लड़के ने गिरा के और लात वात मारने लग गया। इतने मैंने अपनी स्कूटी लगाई, संभला, मैंने पता नहीं क्या बात है, इतने उस लड़के ने उसके चाकू मार दिया। उस लड़की को पूरा यहाँ से पूरा का पूरा फाड़ दिया और उसकी लड़की को वो बेहोश हो गई। वो लड़का एकदम से भागा उठ के, फिर मैंने उसको रोकने की कोशिश करी लेकिन वो हाथ नहीं आया। फिर मैं उसका करीबन मैंने 200 मीटर तक आगे तक संदर कर भागता रहा। आखिर में आके वो एक गली में घुस गया जो बिल्कुल सुनसान थी और उसके अंदर जाके झाड़ी के अंदर हमने जाके उसको दबोच लिया। दबोचने के बाद हम उसको पकड़ के ले आए और यहीं पे लाके उसको बैठा लिया। और हमने उसके बाद मैंने ही 100 नंबर पे कॉल किया, लेकिन आधा पौन घंटा मतलब 20 मिनट 25 मिनट तक सब बैठे हैं, कोई पुलिस नहीं आ रही। बार बार फोन आ रहे हैं, सर आ रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं। क्या हालत है लड़की इस टाइम बेहोश पड़ी है और मेट्रो हॉस्पिटल के अंदर पे है। कोई सीसीटीवी वगैरह है आसपास? सीसीटीवी गली में कुछ नहीं है, कोई सीसीटीवी नहीं है। गली, आप गली की बात कर रहे थे, क्या गली में अंधेरा रहता है? वजह क्या है ऐसी वारदात? सर इस गली में एक साइड में सारा का सारा ट्रक, टेम्पू, बसें खड़ी रहती है, जिसकी कई बार हमने कंप्लेंट करी है, दिल्ली पुलिस को भी करी है, ट्रैफिक पुलिस को भी की है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं देता क्योंकि बस वालों के, ट्रक वालों के पैसे ही चले जाते हैं उनके। और इस हमारे जो कुछ हमने इसको देखा है कि इस रोड पे पुलिस लगाई जाए, दिन में स्कूल के टाइम पे पुलिस लगाई जाए, तो पुलिस की यहाँ पे कोई गश्त नहीं होती, कुछ नहीं होती। तो यहाँ स्कूल भी है, कोई बड़ी वारदात भी हो सकती है इस तरह? सर बड़ी बात, इससे बड़ी बात क्या होगी? एक बेचारी जो लड़की अपनी सर्विस करके अपने घर पे सुरक्षित जानी चाहिए, ये उसका हक है कि उसको आराम से नीचे जाए। आपके सामने एक चाकू मार दिया, उसको चोट लग गई है और उसका गला आप देखोगे, उसका हल्का सा गला बचा, वरना वो बिल्कुल मर जाएगी। ब्लेड लगने के बाद काफी ब्लीडिंग होने लगी। युवती को तुरंत पास के ही मेट्रो हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया कि करीब 6 इंच का कटा है और बाकी ब्लीडिंग हुई है और सर्जरी के लिए इंदिरा अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल अर्चना का इलाज जारी है और पति दीपक को बुराड़ी थाना पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लेकिन इस तरह से किसी भी लड़की पर हमला जानलेवा भी हो सकता था। साथ ही चेहरा बिगाड़ने से जिंदगी में भी काफी दिक्कत आ सकती है, जो कि एक बड़ा अपराध है। क्या कुछ था लड़की जब आपके पास 21 साल में? हमारे पास जब लड़की आई तो उसको जो राइट फेस पे जो 7 कट इंजुरी था, लगभग 6-7 इंच लंबा था, ठीक है ना। डीप 1 से 1.5 इंच डीप था, ठीक है, और ब्लड बहुत ज्यादा ही गिर रहा था। इधर ही पीछे शनि मंदिर है तोमर कॉलोनी के पास में, तो वहाँ से जो है एक लड़का और एक लेडी भी साथ में, वो दोनों लेकर के आए और उन्होंने ही 100 नंबर कॉल किया। तो क्या ब्लीडिंग ज्यादा थी, कट कितना था? ब्लीडिंग ज्यादा, कट बहुत ज्यादा था। तो आपने से रेफर किया है क्या, यहीं ट्रीटमेंट किया? रेफर नहीं, वो लोग फिशर वाले आ गए, कैट्स वाले आ गए, ठीक है ना। तो फिर उन्हें जो है ना प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत थी, फेस वाली मामला था, तो उन्होंने वो हिंदुरा ले गए, ठीक है। मौका कहाँ है? दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। दिल्ली में पीने के पानी के वायदों पर बनी सरकार अभी तक भी लोगों को साफ पीने का पानी मुहैया नहीं करा पाई है। दिल्ली में पीने के पानी के वायदों पर बनी सरकार अभी तक भी लोगों को साफ पीने का पानी नहीं दे पाई है। नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के भंबासा कॉलोनी में गंदा और पीले पानी की सप्लाई दे रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड बगल में कूड़े का
लैंडफिल, हजारों टन कूड़े के ढेर से गंदगी, बदबू, तो जमीन से भी बिल्कुल प्रदूषित पानी आता है और दिल्ली जल बोर्ड भी दे रहा है बिल्कुल गंदा पानी। नर्क से भी बदहाल जिंदगी जीने को मजबूर है यहाँ के लोग। एक साल से और भी ज्यादा नरकीय जीवन बना हुआ है। आम आदमी पार्टी के स्थानीय विधायक से लोग नाराज हैं। ये है भलवासा डेरी इलाके की बंसल दादा पाटिल नगर और कंदर कॉलोनी। ये कॉलोनियां मुबारक चौक के पास बने हरनुमा कूड़े के ढेर के पास बसी है। यहाँ दिल्ली से कूड़े के ट्रकों को भरकर खाली किया जाता है। यहाँ ये लैंडफिल साइट बनी है। यहाँ इस कूड़े के ढेर से गंदा बदबूदार पानी रिस रिस कर कॉलोनी में आता रहता है और कॉलोनी के कई घरों में भी ये गंदा पानी घुस गया है। जमीन से भी लाल और पीले रंग का पानी आता है। वाटर सप्लाई का भी बिल्कुल गंदा पानी आने लगा है और लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। यदि आपने नर्क नहीं देखा तो आप देश की राजधानी की इन कॉलोनियों को दौरा कर लीजिए। आप जान जाएंगे कि कैसी नर्क से भी बदतर जिंदगी जीने को लोग यहाँ मजबूर हैं। हजारों की तादाद में लोग इन कॉलोनियों में रह रहे हैं और हर तीसरे घर में बीमारी है। अधिकतर लोग गले की बीमारी या इन्फेक्शन से शरीर पर दाने निकल आए हैं। इन लोगों का कहना है कि जब चुनाव नजदीक आता है तो यहाँ सब आते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, पीने का पानी देंगे, सफाई होगी, कालीन बिछा देंगे, पर जीतने के बाद यहाँ आम आदमी पार्टी का विधायक शक्ल दिखाने भी नहीं आया। गरीब आदमी काम छोड़कर कैसे विधायक ऑफिस के चक्कर लगाए। पीने के लिए गरीब मजबूर आदमी 20 रुपए की बोतल खरीदता है। आखिरकार मजबूरी है। यह लोग इतने नाराज हैं कि आम आदमी पार्टी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। यह इतने बुरे हालात में भी नेता लोग नहीं आए, तो अब आएंगे तो महिलाएं भी गुस्से में हैं। वो क्या हाल करेंगी, खुद इनसे सुनिए। कूड़ा उठाता है, हम खुद उठा के घेर के आते हैं। बीमार लोग को 15 लीटर वाला पानी, 20 लीटर पानी 15-20 रुपया में लेके लोग अपना अपना काम चलाते हैं। जो गरीब आदमी है उनको तो पीना ही पड़ेगा। ये जल बोर्ड का पानी है, नल का पानी है, कहाँ का पानी है? ये तो जल बोर्ड का पानी और टोटी लगाया गया है, कोई विधायक लोग लगाए हैं, उसी से पानी आते हैं। ऐसा नहीं कि लोगों ने सरकारी विभाग तक आवाज नहीं पहुंचाई। ये लोग देखिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जनता दरबार में की गई अर्जियों की रिसीव लिए हैं। सीएम हाउस में इनको मोहर लगाकर ये कागज दे दिया जाता है, पर कार्रवाई नहीं होती। ये देखिए नवंबर के महीने की रिसीव है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालात साफ नजर आ रहे हैं कैसा नरकीय जीवन जीने को मजबूर है। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर बनी आम आदमी पार्टी की सरकार पीने का पानी देने में कामयाब नहीं है। पंचानंद है, मैं दिल्ली के भलसवा डेरी इलाके में रहता हूँ, जहाँ आप लोग खड़े हैं अभी। यहाँ पिछले 1-1.5 साल से काफी नरकीय जीवन हो गया है। इतना नरक पहले कभी नहीं हुआ करता था। क्या कारण है, किस वजह से हुआ नरकीय जीवन? यहाँ एक तो विधायक जी का दौरा नहीं होता और दूसरी बात कोई सरकार की तरफ से सुविधा नहीं, सरकारी काम कोई नहीं होता। क्या पीने का पानी आप लोगों को? पीने की पानी वाटर जल बोर्ड का पानी थोड़ी बहुत देर आता है, नाम मात्र का, वो भी गंदा पानी। ये जो मेरे हाथ में सैंपल है, ये हम अपने घर के अपनी फ्रिज में से लेके आए हैं। ये पानी यहाँ के जल बोर्ड से आ रहा है। ऊपर खत्ते का पानी रिस के नीचे आता है, हमारे घरों में घुसता है और वही पानी नीचे जमीन में जाता है। अगर हैंड पाइप का पानी निकालते हैं वो भी काला पानी निकलता है। गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। हमारे कॉलोनी में हर तीसरे घर में एक मरीज मिलेगा। किसी के पेट में बीमारी है, किसी के गले में इन्फेक्शन है, गला के ज्यादा, किसी के पूरे शरीर में दाने दाने जैसे गर्मियों में भी निकलता है भमौरिया, उस टाइप के निकले हुए हैं। कितनी पुरानी कॉलोनी है ये गंदगी इतना है कि मैं ये टीबी का मरीज हो गया, साल भर हो गया मेरे को, मैं इलाज करा रहा हूँ। मेरे को खाना देने वाला कोई नहीं है, मैं रोता हूँ घर में बैठ के, कोई देखने वाला। मेरा नाम मोहम्मद हीरा है, कोई मेरे को देखने वाला नहीं है। और जितने विधायक आते हैं बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन यहाँ काम करने के लिए कोई नहीं आता। जीत जाता तो ना रोड है, ना यहाँ लैट्रिन है, कुछ भी नहीं है। लेडीज को अलग परेशानी है, जेंट्स को अलग परेशानी है, शौचालय भी नहीं है। और शौचालय के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं नेता लोग। आता कहता मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन कुछ नहीं करता यहाँ का नेता। जब जीत के जाता तो कुछ भी नहीं करता यहाँ। तो पीने का पानी कहाँ से? पीने का पानी सर ये टोटी लगा हुआ, इसमें इतना बुरा पानी आता है, पीला आता है, पेशाब के मार्ग से पानी आता है, लेकिन आदमी मजबूरी में यूज करता है वो पानी को। हम गरीब आदमी, खाने का तो है नहीं, पानी कहाँ पी के मोल लेके पियेंगे।
जब सरकार आती है, चीज जीतने के लिए आते हैं, आप लोग वोट मांगते हैं कि आप लोग जब उनसे मुद्दे रखते हैं अपने? सर सभी से कहते हैं तो कहता मैं बड़े बड़े मकान बना दूंगा, टोटी लगा दूंगा, कालीन बिछा दूंगा, लेकिन जीत के जाता है तो शकल ही नजर नहीं आता है। अब यहाँ तक कोई जगह तो आपने इस मुद्दे को अपने विधायक के सामने रखा? सर ये विधायक यहाँ आते ही नहीं है, क्या मुद्दा रखेंगे सर? यहाँ जितने विधायक है सब बड़े बड़े वायदे करके चले जाते हैं। आप लोग दफ्तर में गए हैं उनके? दफ्तर में जाते सर, दफ्तर में जाते तो मिलते ही नहीं। सर बिजी है जी, सर के पास छुट्टी नहीं है। सही कह रहे हैं। अब बताओ गरीब आदमी काम करे या रोटी खाए या दफ्तर के में चक्कर लगाए? बात अगर बोलेगा तो बस डांट के भगाएगा। दिल्ली से यामीन शाह की रिपोर्ट। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक मनचले को सरेआम एक लड़की से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। उत्तराखंड में रुद्रपुर में एक मनचले को सरेआम एक लड़की से छेड़खानी करना महंगा पड़ गया। पीड़िता का आरोप है कि ये लड़का आए दिन उसे छेड़ता था और गलत इशारे करता था। कल जब पीड़िता जा रही थी तो आरोपी ने रोज की तरह एक बार फिर बीच सड़क उसे गलत इशारे करने लगा। लड़की ने इस बार हिम्मत दिखाई और उसका गिरेबान पकड़कर उसे सबके सामने सबक सिखाया। पीड़िता ने पहले आरोपी को पकड़ा और फिर उसे खींचते हुए थाने ले आई। वहां मौजूद कुछ छोटे बच्चे इसमें उसका साथ दे रहे थे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि वहां पर और भी कई लोग मौजूद थे, लेकिन वो लड़की की मदद करने के बजाय उसे बेतुके सवाल कर रहे थे। रुद्रपुर की इस बेटी ने जो बहादुरी दिखाई है उसकी चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट उत्तराखंड। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा कैबिनेट मंत्री आजम खान को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। आजम खान ने फतेहपुर में धार्मिक झगड़े की अवहेलना की और कहा कि कोई भी धर्म किसी को भी तकलीफ पहुँचाने की इजाजत नहीं देता। गुरु गोविंद सिंह जी के जन्मदिन पर गुरुद्वारा कमेटी द्वारा कैबिनेट मंत्री आजम खान को चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। गुरुद्वारा पहुंचने पर आजम खान ने कमेटी का आभार प्रकट किया। आजम खान ने फतेहपुर में धार्मिक झगड़े की अवहेलना की और कहा कि कोई भी धर्म किसी को भी तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं देता। अक्सर अपने लोगों से कहता हूँ, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उन सब में। रामपुर उत्तर प्रदेश से शाहवेज अहमद की रिपोर्ट। 22 जनवरी को कमिश्नर बरेली मंडल के आने से पीलीभीत प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है, जिसके चलते राजस्व कर्मी एवं अवैध ग्रामीण कब्जेदारों के साथ मिलकर युवक की खूब पिटाई लगाई और कपड़े तक फाड़ दिए। 22 जनवरी कमिश्नर बरेली मंडल प्रशांत कुमार के आने से पीलीभीत के प्रशासनिक तंत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तो कमिश्नर साहब का दौरा शासन की मंशा पर हो रहा है, लेकिन इंतजाम वीआईपी रखे गए हैं। वहीं पूरनपुर थाना क्षेत्र के गांव रघुनाथपुरा में रात्रि विश्राम ने प्रशासन की नींद खराब कर दी है। बीते यहाँ 2 दिनों से गांव की सफाई व अन्य निर्माण कार्यों को ठीक ठाक कराया जा रहा है कि कमिश्नर साहब खुश होकर ही जाएं। इस तर्ज पर बीते दिन प्रशासन ने राजस्व कर्मियों से डमी चौपाल लगवाकर गांव की प्रक्रिया ली। इसी बीच गांव के हाई रहने वाले एक युवक अमित पांडे ने जब ग्राम सभा की जमीनों पर अवैध कब्जों की बात रखी तो राजस्व कर्मी व अवैध कब्जेदार आग बबूला हो गए। राजस्व कर्मियों ने अवैध ग्रामीण कब्जेदारों के साथ मिलकर युवक की खूब पिटाई लगाई और उसके कपड़े तक फाड़ दिए। यही नहीं, युवक को राजस्व कर्मियों ने पूरनपुर थाना पुलिस बुलाकर बंद भी करवा दिया, कहीं उनकी पोल यह व्यक्ति कमिश्नर साहब के सामने न खोल दे। सूत्रों की माने तो कमिश्नर साहब के रात्रि विश्राम की वीआईपी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, जो कि शासन की मंशा के विपरीत हो रही हैं। जहां एक और गाजियाबाद के डीएम व एसपी जमीन पर बैठकर खाने दिखाई देते थे, तो पीलीभीत में साहब को खुश करने की तैयारियां कुछ और ही हैं। सूत्रों के अनुसार विकास भवन के एक बड़े अधिकारी ने कमिश्नर साहब के रात्रि विश्राम की व्यवस्था वीआईपी रखी है। एक निर्माणाधीन विभाग के अधिकारी को 3 स्विस कॉटेज लगवाने की व्यवस्था सौंपी गई है। वह एक अन्य निर्माण विभाग को वीआईपी खाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक निर्माण करने वाला ठेकेदार तो रो रहा है, कहता है कि कमीशन भी देते हैं, उसके बाद वीआईपी इंतजाम भी हमें ही करना पड़ता है। हमसे अच्छे तो लेबर वाले हैं। कहाँ की रहने वाली हैं? रघुनाथपुर की। क्या हुआ है आपके साथ? हमारा लड़का जमीन की शिकायत करने का वो दिखा रही थी। क्या नाम है लड़के का? अमित पांडे जी। क्या हुआ था? तो वो गांव के लोग पहुंच गए 30-40 लोग, उन्होंने हमला बोल दिया। किसके ऊपर बोला? अमित पांडे ऊपर। कहाँ है अमित पांडे? वो उन्हें पुलिस ने उठाकर बंद कर दिया। दूसरी पार्टी को क्या हुआ? उसे नहीं बंद करा। अच्छा, बात क्या थी? बात कुछ नहीं, जमीन की बात थी। अच्छा, जमीन क्या थी? जमीन आपकी अधिकारी लोग खाली करवाना चाह रहे? जमीन आपकी है? अधिकारी लोग जमीन खाली करवाना चाह रहे हैं? हाँ। कहाँ रहती हैं आप? रघुनाथपुर। क्या हुआ सीखा आपके साथ? भैया हमारे गए थे अधिकारियों के पास जमीन की बात करने जी।
फिर यहाँ से 30-40 लोग पहुँचे वहाँ पे और मारने लगे नंगा करके जी अधिकारी लोग भाग गए सब लोग। जी। और हम पे भी जमीन है उन पे भी है, फिर उठा के हमारे भाई को बंद कर दिया। किसने बंद करा? पुलिस ने। अच्छा अच्छा, क्या भाई, आपके भाई का नाम क्या है? अमित पांडे। पीलीभीत से शरीफ परवेश की रिपोर्ट। श्री मुक्तसर साहिब में हुए माघी मेले में पशुधन चैंपियन दूध धुआई चैंपियनशिप में जहां करीब 40 से ऊपर गायों ने हिस्सा लिया, वहीं जिला मोगा के गांव नूरपुर के किसान हरप्रीत सिंह की गाय ने 67.5 किलो दूध देकर नेशनल अवार्ड जीता है। माघी मेले में श्री मुक्तसर साहिब हुए पशुधन चैंपियन दूध चुवाई कंपटीशन में जहां करीब 40 से ऊपर गायों ने हिस्सा लिया, वहीं जिला मोगा के गांव नूरपुरे के किसान हरप्रीत सिंह हुड्डाल की गाय ने 67.5 किलो दूध देकर नेशनल अवार्ड जीता है। पंजाब सरकार की ओर से हरप्रीत सिंह को 1.5 लाख रुपए नगद राशि भी मिली है। किसान हरप्रीत सिंह की 2 और गाय ने दूसरा और 7वां स्थान प्राप्त किया है। पिछले 7 साल से लुधियाना जिले में रहने वाले किसान ने यह चैंपियनशिप जीती थी। उस समय किसान दलजीत सिंह की गाय ने 61.8 ग्राम दूध दिया था। यहाँ जो आप डेयरी फार्म देख रहे हैं, यह है जिला मोगा के गांव नूरपुरा के किसान हरप्रीत सिंह का, जिसने करीब 10 साल पहले खेती का काम छोड़कर 20 गायों के साथ अपना डेयरी का धंधा शुरू किया था और उसने एक अच्छी नस्ल की गाय रखी। उन्हीं की आगे जनरेशन से अब किसान के पास 140 गाय हैं और करीब 2000 लीटर दूध वह मोगा की नेस्ले कंपनी को सप्लाई करता है और सभी गायों को एक डिवाइस लगाई गई है, जिससे गाय को पूरी दिनचर्या का सारा रिकॉर्ड कंप्यूटर में सेव हो जाता है। इन गायों से दूध निकालने के लिए इजराइल की अफी मिल्क कंपनी का सेटअप लगा हुआ है। जब मोगा जिला के किसान हरप्रीत सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वह पिछले 10 साल से इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं और जो अभी मकर संक्रांति पर मुक्तसर साहिब में नेशनल पशुधन चैंपियन हुई थी, उसमें मेरी फार्म की एक गाय ने 47.5 किलो दूध देकर नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। हाँ जी, मेरा गांव नूरपुर हकीमा, तहसील धर्मकोट, डिस्ट्रिक्ट मोगा से हूँ और मैं पिछले 10 साल से डेयरी फार्मिंग कर रहा हूँ। और इस साल जो पशुधन चैंपियन मुक्तसर में हुई है, उसमें मेरे फार्म की गाय ने 67 लीटर दूध देके एक नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो नेशनल रिकॉर्ड बनाने का कारण है अच्छी ब्रीड और अच्छी मैनेजमेंट का कारण है। अच्छी ब्रीड में जो अपने PDFA संस्था है डेयरी किसानों की, उन्होंने जो सीमन 2008 में लाया था USA से, उस सीमन की ये गाय है और इस गाय ने जो 67 लीटर दूध प्रोड्यूस करके और पहला स्थान हासिल किया और 1.5 लाख रुपए की राशि वहाँ से जीती है। कितने वहाँ पे पशुधन ने जो पार्टिसिपेट किया था जिनमें आपकी गाय जो पहले नंबर पे? वो 40 से 50 गाय ने पार्टिसिपेट किया था, जिससे हमारी गाय ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। तो पहले भी कभी आपकी गाय ने कोई पोजीशन हासिल की है? देखो, इसी नेक्स्ट दिसंबर 2015 7 दिसंबर 2015 में PDFA संस्था ने जगरांव में एक अंतर्राष्ट्रीय डेयरी शो करवाया था। उसमें भी हमारी गाय ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी। वहाँ का हमारा 66 लीटर का रिकॉर्ड है। तो अभी आपके पास कितने जो है काऊ है? मेरे पास 150 के करीब गाय है, टोटली HF गाय है और मैं डेली 2000 किलो दूध पैदा कर रहे हैं। तो आपने गाय के ऊपर कोई चिप वगैरह लगाई है, वो किस लिए लगाई, क्या मतलब? देखो, अगर जो डेयरी पंजाब में अब डेवलप हो रही है, इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइजेशन और इसको थोड़ा सा ब्रीकी के करने की ज़रूरत है। जैसे हमने जो चिप वगैरह लगा रखी हैं सभी गायों को, इससे हमने हर एक गाय को जो ना कंप्यूटर के साथ जोड़ दिया है। जो चिप लगी हुई है, ये पूरा बिहेवियर मॉनिटर कर दी है ये चिप, और इससे हमें हर प्रकार के जो डाटे मिलते हैं एनिमल के अकॉर्डिंग, एनिमल ने कितनी फीडिंग खाई और कितना टाइम रेस्ट किया और कितना टाइम उसने दूध प्रोड्यूस किया, और उसी कारण जो एनिमल के हेल्थ के अकॉर्डिंग हमें हर एक डाटा मिल जाता है। हम एनिमल को अच्छे तरीके से सेमिनेशन करवा सकते हैं कि हमारे जो इंटरकाविंग पीरियड है वो पूरा कंट्रोल रहे। और दूसरी बात ये है कि इसका हमारा हर एक एनिमल का कंप्यूटराइज रिकॉर्ड रहता है, एक दिन में कितना दूध दिया, महीने में कितना, और पूरे उसने लैक्टेशन पीरियड में कितना दूध दिया, और एनिमल ने अपनी पूरी लाइफ में कितना दूध प्रोड्यूस किया। तो दिन में टोटल आप कितना दूध होते हैं सभी? देखो, हमारे फार्म पे 3 टाइम मिल्किंग होती है और 2000 किलो जो दूध हम प्रोड्यूस कर रहे हैं डेली। तो इसको फीड क्या दे रहे हैं? देखो, जो हम इसको फीड फॉडर का ग्रीन फॉडर और साइलेज प्लस जो कारगिल की ब्रांडेड फीड आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं। तो सरकार की तरफ से आपको कोई सहायता मिल रही है इस फार्मिंग के लिए? देखो, मैं पंजाब सरकार और सेंट्रल सरकार को 2-3 मुश्किलें बताने जा रहा हूँ। जैसे हमारे जो डेयरी फार्म है, एक जहाँ तो गाँव में बनेंगे और जहाँ गाँव के बाहर जो खेतों में बनेंगे।
वहाँ बड़ी दिक्कतें आ रही हैं कि हमारे जो रास्ते हैं वो कच्चे हैं, और जो गर्मी का पीरियड आता है जो क्रॉस गांव को दूध लेने में बहुत दिक्कत आती है गर्मी में, वहाँ हम इसको कंट्रोल करने के लिए बड़े बड़े फ़ैन और फॉगर का इंतजाम करते हैं कि हमारे यहाँ एनिमल कंफर्ट रहें, और उसमें हमारी काफ़ी बिजली यूज होती है। और जो डेयरी है वो एग्री का एक पार्ट्स है, और इसको कमर्शलाइजेशन से मत जोड़ा जाए। और इसमें जो खेती सेक्टर में तो बिजली फ्री मिलती है, हम लेकिन फ्री बिजली नहीं मानते। हम ये बोल रहे हैं कि हमें कोई वक्री कैटेगरी में अलाउ किया जाए कि हमारे जो डेयरी फार्म का बिजली का बिल है थोड़ा कम हो जाए, हाफ होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि खेती से ये जो धंधा है वो अच्छा है? खेती से बिल्कुल ये धंधा जो अच्छा है, मेहनत तो लगती है, लेकिन खेती से अच्छा है, किसान को थोड़ा प्रॉफिट उससे ज़्यादा हो सकता है। जैसे डाइवर्सिफिकेशन है, वो भी डेयरी एक बड़ी ही पावरफुल इंडस्ट्री है जो खेती में डाइवर्सिफिकेशन के लिए बहुत बड़ा हाथ काम कर सकती है। तो अभी कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं जो काम कर रहे हैं? देखो जी, हमारी एक संस्था है, उसमें लगभग 6000 डेयरी फार्मर हैं जो डेयरी में पंजाब में जुड़े हुए हैं। तो अभी आपके घर में, आपके फार्म में कितने लोग काम कर रहे हैं? मेरे फार्म में 2-3 नौकर हैं, और मेरा छोटा ब्रदर और मेरी फैमिली मेरी फुल हेल्प कर रहे हैं। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट। सुरक्षा बलों की गोलीबारी में घायल हुआ युवक अभी तक सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक पहेली बना हुआ है। बीते दिनों पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी और सुरक्षा बलों के गोलीबारी में कुछ सिविल लोग भी जख्मी हुए थे। उन लोगों को उपचार के लिए अस्पतालों में पहुंचाया गया। इनमें से एक घायल युवक को भी पठानकोट के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था। जैसे ही जख्मी को अस्पताल लाया गया, फर्स्ट एड देने के बाद उसके पूरे शरीर की जांच की गई और उसके एक्सरे किए गए। पूरे उपचार के दौरान उसने गूंगे होने का नाटक किया। उसके सिर पर कट के निशान की जांच करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों ने सिटी स्कैन करवाकर चेक किया गया। इस संबंध में एमएसओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह ने कहा कि इस युवक की टांग और पैर पर गोली के छर्रे लगे हुए थे, जिसको निकालकर पट्टी कर दी गई है और उसकी हालत स्थिर है। इसके सिर पर कट के निशान की जांच करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की ओर से उसका सिटी स्कैन किया गया। अस्पताल में इस युवक की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है और किसी को भी उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। अभी तक कोई भी इस युवक का वारिस सामने नहीं आया। सुरक्षा एजेंसी इस युवक का नाम और पता जानने का प्रयास कर रही है। इस युवक ने पहले जो अपना पता बताया था वह झूठा निकला। 2 जनवरी को जब टेररिस्ट अटैक हुआ तो उसमें एक हमारे पास पेशेंट एडमिट हुआ था जिसकी चोटें लगी हुई थी, और उसको हमने पुलिस वाले लेके आए थे और हमने उसके स्कार था फोरहेड पे, इसलिए हमने उसका कराया था अपना सीटी स्कैन। लेकिन उसका जो सीटी स्कैन है वो बिल्कुल नॉर्मल आया है। ये बोलता बिल्कुल नहीं है, बात को समझता है ये, लेकिन बोलता बिल्कुल नहीं है। सर अभी तक इसके पीछे कोई फैमिली मेंबर या कोई पता लगा कहाँ का रहने वाला है? इसका ये अननोन है, अभी तक इसके पीछे कोई नहीं आया। जब हमने इसको प्यार से लिखवाया है तो ये अपना नाम राजकुमार बताता है और उधर का मधेपुर का बताता है, लेकिन अभी वो वेरीफाई नहीं हो सका। ये अपने आप को बिहार का कहने का बता रहा है। तो सर जैसे सुनने में आता कि सर ये बोला है, ऐसे कुछ कोई इन्फॉर्मेशन सर आपके? मुझे कुछ जो लड़के इसकी ड्रेसिंग वगैरह करते हैं उसके सामने इसने अपना एक आधी बार कोई 1-2 वर्ड बोल के बताया है, लेकिन ज्यादा नहीं बोला है। तो इसको सीरियस काम कराने की जरूरत क्यों पड़ी थी? इसके ना फोरहेड पे एक बड़ा लंबा स्कार है जो हमें बहुत एबनॉर्मल लगा। हम देखना चाहते थे कि इसके जो ब्रेन है उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, या कोई ऑपरेशन हुआ हो या कोई और चीज हो, तो फॉरेन बॉडी हो, लेकिन ऐसी कोई बात हमें सीटी स्कैन पे नजर नहीं आई। तो आपको क्या लगता है गूंगा होने का नाटक कर रहा है जैसा? इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इट्स वेरी अर्ली टू से। अभी देखेंगे, इसका इन्वेस्टिगेशंस पूरी होगी तो फिर उसके बाद। उसका कस्टडी के अंदर ये सब ये अभी, हाँ, इसके ये कस्टडी तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन पुलिस ही इसका पूरा देखभाल कर रही है। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। खबरों में फिलहाल इतना है, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।